हेलो बच्चों, माई सेल्फ विपिन सर। टुडे वी डिस्कस डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, जैसा कि अभी इसके पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्सटर्नल एस्टरिफिकेशन। ठीक है, अब इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्या प्रूफ किए थे, एक्सटर्नल एस्टरिफिकेशन के बारे में प्रूफ किए थे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है कि अभी हम लोग वी नो एक्स बार एन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन देता है एम बार एन अपान एम बार 0। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, एक्स बार एन डिफाइंड एज द नंबर ऑफ द रिपीट यूनिट, केवल एक्स बार, ध्यान दीजिएगा अभी एक्स बार एन है ना, केवल हम एक्स बार की बात करते हैं। एक्स बार द नंबर ऑफ द रिपीट यूनिट इन ए पॉलीमर चेन। ठीक है, क्लियरली रिलेटेड टू चेन लेंथ एंड द पॉलीमर मोलर मास एम एन बार। तो इसको इक्वेशन मान लेते हैं। तो अभी सॉरी, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 12 इक्वेशन तक गए थे, तो इसको अभी वैसे ही लेके चलते हैं, ए मान लेते हैं या रहने देते हैं, इसको तो हम लोग जानते ही हैं फ्रॉम इक्वेशन 7। ठीक है, तो एक्स बार एन इक्वल टू एम बार एन और एम बार 0, कितना हुआ, वेयर एम एन बार या एम बार एन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एवरेज रिलेटिव मोलर मास एंड m0 इज द मोनोमर। ठीक है, m इज द मोनोमर। ध्यान दीजिए, सिंस द प्रोपेगेशन स्टेप, इसके पहले हम लोग प्रोपेगेशन स्टेप यानी रेट प्रोपेगेशन स्टेप प्रूफ किए थे rp, और rp इक्वल टू प्रूफ किए थे k डैश कंसंट्रेशन ऑफ m एंड कंसंट्रेशन ऑफ i के होल पावर हाफ, ये प्रूफ किए थे। ठीक है, तो इज द स्टेप विच कंज्यूम्स मोनोमर एंड द टर्मिनेशन स्टेप आर टी। ठीक है ना, टर्मिनेशन स्टेप आर टी इज द स्टेप विच लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर चेन। देन द नंबर ऑफ यूनिट in a chain is given by the इक्वेशन 12। तो ये देखिए इक्वेशन 12 था ही। ठीक है, इक्वेशन 12 था ही, आप देख लीजिए पीछे प्रीवियस वीडियो में। अब देखिए एक्स बार एन इक्वल टू आर पी अपान आर टी। ठीक है, तो चूँकि वी नो दैट, चलिए प्रूफ करते हैं। वी नो that rp equal to kp concentration of m ki upon kt into f concentration of i whole power half। ठीक है, और इसके ऊपर प्रूफ हुआ था rt इक्वल टू आर आई, और यह किसके बराबर है, 2f के आई। ठीक है, ठीक। अब देखिए देयरफॉर, अब इन सब की वैल्यू हमको पुट करनी है। देयरफॉर एक्स बार एन, एक्स बार एन। अब ध्यान दीजिए, अभी हम लोग क्या, एक इक्वेशन यही है, एक्स पावर एक्स बार एन इक्वल टू आर पी अपान आर टी। ठीक है, तो एक्स पावर एक्स बार एन क्या देगा, के पी एम। ठीक है, के आई अपान
के टी होल पावर हाफ इंटू एफ हाफ और आई पावर हाफ। ठीक, इसको कंसंट्रेशन में लेते हैं अपान, और आर टी का मान या आर आई का मान एक बराबर है, वो कितना है 2F के आई और कंसंट्रेशन आई। इतना क्लियर हुआ। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। Kp बाई 2 अपान कंसंट्रेशन ऑफ M। ठीक है, तो देखिए Kp अपान 2 को हम बाहर कर लिए, कंसंट्रेशन ऑफ M, की आई की होल पावर हाफ अपान की आई, ठीक, इनटू एफ के पावर हाफ अपान एफ इंटू कंसंट्रेशन आई के पावर हाफ अपान कंसंट्रेशन आई इंटू 1 अपान के टी के होल पावर हाफ। ठीक है, अब इसको देख लीजिए एक बार, तो इसको रिपीट करके समझा देते हैं। तो के पी अपान 2 हो गया इंटू कंसंट्रेशन एम हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक कैंसिल हो गया, तो ये अपान आ गया 1 अपान के आई के पावर हाफ। ठीक है, इंटू 1 अपान हाफ इंटू 1 अपान आई के पावर हाफ। ठीक है, इंटू 1 अपान के टी की पावर हाफ। इतना क्लियर हुआ। इक्वल टू के पी एम अपान 2 के आई के टी होल पावर हाफ इंटू आई की पावर हाफ। तो इसको हम के डबल डैश मान लिए, क्योंकि हम के डैश माने हैं ऊपर, तो के डबल डैश मान लिए अपान आई की पावर हाफ। ये हो गया क्वेश्चन 14। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ आप लोग को। देख लीजिए आगे, पुनः इसको समझा देते हैं आप लोग को कि हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन में ओनली वन हमको डिस्कस क्या करना है, क्योंकि देखिए एक्स एन जो है वह केवल क्या है, यह नंबर ऑफ रिपीट यूनिट इन ए पॉलीमर चेन। यह क्या रिपीट करता है, रिपीट यूनिट है इन पॉलीमर चेन में है। ठीक है, तो एक्स बार एन क्या रिप्रेजेंट करता है, तो एक्स बार एन इक्वल टू होता है एम बार एन अपान एम बार 0। ठीक है, तो आर पी, अब चलिए अब देखते हैं, चूँकि अभी क्वेश्चन 12 हम एक्सटर्नल स्टेरिफिकेशन में हम लोग प्रूफ किए हैं कि आर पी इक्वल टू के डैश कंसंट्रेशन एम इंटू कंसंट्रेशन आई के पावर हाफ। ठीक है, हो गया। चूँकि एक्स बार एन इक्वल टू होता है आर पी अपान आर टी, क्या होता है आर पी अपान आर टी होता है। तो चूँकि वी नो दैट आर पी इक्वल टू के पी कंसंट्रेशन ऑफ एम के आई अपान के टी इंटू एफ इंटू आई कंसंट्रेशन ऑफ आई होल पावर हाफ। ठीक है, तो जब ये हो गया तो अब क्या लेंगे आर टी, चूँकि हम जानते हैं कि आर टी इक्वल टू आर आई, और यह दोनों आपस में बराबर होते हैं, और ये दोनों बराबर किसके होते हैं 2F के आई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ आई। ठीक है, चलिए देयरफॉर एक्स बार एन क्या होता है, एक्स बार एन इक्वल टू के पी कंसंट्रेशन ऑफ एम। ठीक है, की आई अपान के टी होल पावर हाफ, हम फार्मूले में रख रहे हैं अब यहाँ पे इन दोनों में, हाफ इंटू एफ के पावर हाफ इंटू कंसंट्रेशन अलग अलग कर दिए यहाँ से। ठीक है, अपान 2F
के आई और कंसंट्रेशन आई, ये हो गया। चलिए अब आते हैं के पी अपान 2 कंसंट्रेशन ऑफ एम, के आई अपान के आई, तो के आई की पावर हाफ है और देखिए यहाँ नीचे के आई, तो इसको हम एक साथ रखते हैं, यहाँ से एक कैंसिल होगा तो इसमें एक बटे हाफ बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सोल्यूशन भी देखते चलिए, 1 अपान हाफ बचेगा और अलग किए एफ अपान एफ, ठीक है ना। एक एफ से मतलब हाफ एफ से हाफ एफ कैंसिल होगा तो एक हाफ एफ बचेगा, यानी अंडर रूट एफ बचेगा। ऊपर है कंसंट्रेशन अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ आई और नीचे है कंसंट्रेशन ऑफ आई, तो एक से कैंसिल हो गया तो कंसंट्रेशन आई का स्क्वायर रूट है, ठीक। और यहाँ तो ऑलरेडी इसको बाहर किए हैं, ध्यान दीजिएगा के टी को बाहर किए हैं तो 1 अपान के टी के स्क्वायर रूट हो गया, ठीक। अब इसको हम एक साथ सेट कर लेते हैं, तो के पी कंसंट्रेशन ऑफ एम ऊपर केवल है और नीचे क्या होगा 2 इंटू देखिए के आई के टी, ठीक है, के आई के टी इंटू एफ होगा, सॉरी इसमें देखिए एफ छूटा है, एफ पावर भी हाफ होगा और इंटू कंसंट्रेशन आई। अब देखिए इतने को इसको और इसको छोड़ के बाकी ये जितने हैं इन सबको एक कांस्टेंट मान लिया जिसको हम के डबल डैश कहते हैं, तो के डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ एम अपान हाफ कंसंट्रेशन आई, और किसके बराबर हो गया एक्स बार एन के बराबर हुआ। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स बार एन इक्वल टू के डबल डैश एम अपान हाफ, इसको इक्वेशन 14 ही मानिए, ठीक है ना। इसको छोड़ दीजिए यहाँ पे, इतना क्लियर होगा। 10 वी हैव टू इक्वेशन विच, अब सुनिए आगे, 10 वी हैव टू इक्वेशन विच कैरेक्टरिस्टिक्स द इफेक्ट ऑफ बोथ मोनोमर एंड इनिशिएटर कंसंट्रेशन ऑन द पॉलीमराइजेशन रेट एंड रिजल्टेंट मोलर मास, ठीक है। तो यह देगा आर पी इक्वल टू के डैश एम अपान आई के पावर हाफ, ठीक है। तो यह हुआ एक्स बार एन इक्वल टू के डबल डैश कंसंट्रेशन एम अपान कंसंट्रेशन आई, ठीक है। तो अब देखिए यह देगा क्या कि एम अपान एम जीरो इक्वल टू एक्स बार एन, ठीक, बराबर क्या प्रूफ हो गया डबल डैश, यहाँ पे ये बार रहेगा, के डबल डैश कंसंट्रेशन ऑफ एम अपान अंडर रूट कंसंट्रेशन ऑफ आई, दिस इज द इक्वेशन 15, ठीक है। फ्रॉम दीज टू इक्वेशन द फॉलोइंग में बी डिड्यूस्ड, हम इससे क्या दर्शा सकते हैं, रेट विल बी डिक्रीजेज, सॉरी रेट विल बी इंक्रीजेज एज बोथ concentration of M and concentration of I increases from equation this, ठीक। और दूसरा क्या है, रेट ऑफ मोलर मास विल डिक्रीजेज एज कंसंट्रेशन I इंक्रीजेज, तो इक्वेशन 14 में आप देख लीजिए यही है, यहाँ पे I इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ मोलर मास क्या होगा डिक्रीज करेगा, वेरिंग बोथ कंसंट्रेशन ऑफ एम एंड कंसंट्रेशन ऑफ आई इज ए मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग द रेट मोलर मास, ठीक है। ये हम क्या प्रूफ किए, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है। ये इतना आपका हो गया, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं आगे न्यू हेडिंग, ठीक है, और वो है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, क्या है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं अब। तो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन ऑफ द
ये ऐसे करते हैं। द एक्टिव सेंटर इन केटानिक पॉलीमराइजेशन इज ए कार्बोकेटाइन, यानी जो केटानिक पॉलीमराइजेशन होता है उसमें जो एक्टिव सेंटर होते हैं ये केटानिक पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं हम लोग अब, ठीक है। तो जो केटानिक पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है, यह क्या होता है कि एक्टिव सेंटर इन द केटानिक पॉलीमराइजेशन इज ए कार्बोकेटाइन। जो एक्टिव सेंटर होता है जिस पे अटैकिंग होता है वो किसका बना होता है? कार्बोकेटाइन का बना होता है, ठीक है, यानी कार्बोकेटाइन होता है। और एंड द मोनोमर मस्ट देयरफॉर बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल इन द प्रोपेगेशन रिएक्शन। तो इसमें भी देखिए तीनों चलते हैं, कौन कौन से? चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपेगेशन एंड चेन टर्मिनेशन, ये तीन पार्ट इसमें चलते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मोनोमर होता है वह किसका कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल का कार्य करता है इन प्रोपेगेशन रिएक्शन, यानी मोनोमर एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, किसमें? इन प्रोपेगेशन रिएक्शन में, ठीक है। तो जब प्रोपेगेशन रिएक्शन में किसका कार्य करता है? न्यूक्लियोफाइल का। तो द मोस्ट रिएक्टिव विनाइल मोनोमर्स या वाइनिल मोनोमर्स आर दोज विच हैव द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स ऑन द विनाइलिक कार्बन, ठीक है। तो क्या होता है कि द इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, आल्सो इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमर। इसका मतलब क्या है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, ठीक है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ध्यान दीजिएगा, इंक्रीज करेगी। तो जो मोनोमर की रिएक्टिविटी होगी वह भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी ऑफ मोनोमर, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। चलिए अब कुछ इसके जो विनाइल मोनोमर हैं वह चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन से कैसे डिफर होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर फर्स्ट है कि जो केटानिक पॉलीमर होते हैं वह कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन में होते हैं। किस में होते हैं? कॉम्प्लेक्स इनिशिएशन में होते हैं, ठीक। दूसरा क्या है? द रिएक्शन मीडियम इन केटाइनिक पॉलीमराइजेशन इज यूजुअली ए पोलर क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक क्लोरोफॉर्म, ठीक है। केटानिक पॉलीमराइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाई एक्सट्रीमली फास्ट प्रोपेगेशन रेट, यानी किस पे कार्य करता है? इसका जो एक्सट्रीमली प्रोपेगेशन रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है? थर्ड पॉइंट इसका थर्ड पॉइंट क्या है कि द ग्रोथ ऑफ विनाइल पॉलीमर molecule in cationic reaction is limited by transfer rather than by true termination process, यानी जो टर्मिनेशन प्रोसेस होता है, आप टर्मिनेशन प्रोसेस जानते हैं, टर्मिनेशन प्रोसेस
जो होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है सम मोनोमर आइसोमर ड्यूरिंग केटानिक पॉलीमराइजेशन द नेट रिजल्ट इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द पॉलीमर रिपीटिंग यूनिट is not the same as that of monomer. These occur is the carbocation which is formed by the initial attack on monomer. ठीक है। तो इसमें जो आइसोमर यानी मोनोमर कैन आइसोमेराइज टू ए मोर स्टेबल फार्म। जो आइसोमेराइज फार्म होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं काइनेटिक्स ऑफ केटानिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलिए, काइनेटिक्स ऑफ केटानिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। चलिए, तो मोस्ट ऑफ द केटानिक पॉलीमराइजेशन प्रोसीड सो रैपिडली दैट इज डिफिकल्ट टू इस्टेब्लिश द स्टेडी स्टेट। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं स्टेडी स्टेट अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है। तो जिस रेडिकल का निकालना होता है, चलिए जैसे ए ले लेते हैं, तो इसके इक्वल टू इसका क्या होता है 0 दिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेट अस द पॉलीमराइजेशन ऑफ आइसोप्रीन या आइसोप्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ BF3 एज ए लिविस एसिड एंड वाटर एज लिविस बेस को कैटालिस्ट। तो ठीक है, इनिशिएशन, ठीक है। इनिशिएशन को हम लोग देखते हैं। तो इनिशिएशन में हम लोग लेते हैं BF3, ठीक, प्लस H2O, ठीक है। यह हुआ फर्स्ट स्टेप, H प्लस BF3OH माइनस, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन हो रहा है और इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम लोग क्या लिए हैं आइसोप्रोपीन ले रहे हैं। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस H BF3OH माइनस। ध्यान दीजिए ये स्लो स्टेप फॉर्मेशन होगा। क्या होगा? स्लो स्टेप फॉर्मेशन है। फिर से देखिए BF3 लिए प्लस H2O लिए। BF3 एक्ट एज लिविस एसिड और ये किसका कार्य करेगा? लिविस बेस। और ये दोनों को कैटालिस्ट हैं। क्या है? लिविस बेस, दैट इज को कैटालिस्ट, ठीक है बच्चों। तो फिर यह स्लो स्टेप देखिए, यह आइसोप्रोपीन है, यह इससे रिएक्ट करेगा इन स्लो स्टेप, तो यह बनाएगा CH3 OH प्लस, ठीक है। ये हो गया इनिशिएशन, ठीक है ना। अब ये इनिशिएटर हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड स्टेप प्रोपेगेशन पे, ठीक है। तो प्रोपेगेशन क्या है?
प्रोपेगेशन में हम लोग इस इनिशिएटर को लेंगे और इनिशिएटर क्या होगा, इनिशिएटर लेने के बाद फिर हम मोनोमर यानी आइसोप्रीन को हम फिर लेंगे। तो यह हुआ CH3 C प्लस CH3 CH3 BF3 OH माइनस प्लस आइसोप्रीन ठीक है। CH2 C प्लस CH3 CH3 BF3 OH प्लस। ध्यान दीजिए, अब प्रोपेगेशन में ये हमारा इनिशिएटर हो गया है। तो इनिशिएटर अभी बताया गया कि अब देखिए ये जब यहाँ अटैक करेगा तो अब यह निगेटिव चार्ज का कार्य करने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह देखिए कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हुआ। ठीक, अभी हमने बताया कि इसमें क्या होते हैं, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, केटायनिक पॉलीमराइजेशन में। और जो मोनोमर होते हैं वह न्यूक्लियोफाइल कार्य करते हैं। तो इसके साथ क्या हुआ, रिएक्ट किया, तो अब इसके बाद यह बनाया। अब देखिए प्रोपेगेशन स्टार्ट हो गया, ये इक्वेशन थर्ड हो गया। अब इसको हम x टाइम तक ले चलते हैं, यानी और आगे बढ़ा दें। N CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, जब इसके साथ ले लेंगे तो यह होगा CH3 CH3 CH3। ठीक है, यह हुआ। अब इसके बाद हुआ CH2 C प्लस CH3 CH3 BF3OH माइनस। देखिए ये इसमें हमको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी देखिए इनिशिएटर हो गया। ठीक है, तो फिर प्रोपेगेशन में हम मोनोमर लेंगे, इनिशिएटर के साथ क्या लेंगे, हम मोनोमर लेंगे। और जब मोनोमर ले लिए तो मोनोमर के साथ ये रिएक्ट किया, यह फॉर्मेशन दिया। ठीक है, फिर अब यह क्रिया क्या करेंगे, यानी हम प्रोपेगेट कराना है तो इसको हम बार बार लेंगे। तो हम कितने टाइम्स ले लिए, n टाइम्स ले लिए। तो यहाँ देखिए n लगा दिए, यानी ये टर्म्स बार बार आएगा बीच में, क्योंकि आइसोप्रीन तो यही है और डबल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा तो यही बॉन्ड इधर फॉर्मेशन देगा, तो यही ना बचेगा आपके पास, ये बार बार यही आएगा। सॉरी यहाँ पे 2 है। ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। अब ये तो हो गया, अब हम लोग चलते हैं टर्मिनेशन पे। किस पे चलते हैं, टर्मिनेशन पे। ठीक है बच्चों, देखो अब टर्मिनेशन की जब बात करते हैं तो इसमें होता है नंबर फर्स्ट को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे। ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर, पहला क्या है, ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर। ठीक, यानी पहले हम इनिशिएटर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र टू इनिशिएटर क्या होगा बताइए। तो देखिए इसमें क्या लेंगे कि हम इस इनिशिएटर को लेंगे, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको लेंगे तो यह आगे चेन रहेगा, मतलब आगे मैक्सिमम जुड़े होंगे। यह होगा प्लस चार्ज CH3 CH3, फिर उसके बाद क्या है BF3OH माइनस। ठीक है, अब यह बनाया CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस BF3OH का माइनस। ठीक है, अब सॉरी ये तो ये हुआ प्लस BF3H2O होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। ठीक, 5 के बाद 6 की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए
ठीक है। अब देखिए दूसरा है सेकंड, ट्रांसफर टू मोनोमर। ट्रांसफर टू क्या होगा, मोनोमर। अब मोनोमर की तरफ कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। तो यह क्या होगा कि हम लिए, आप ये देखिए CH2, इस पे प्लस चार्ज, CH3 और ये इधर इस तरह रहेगा, और इन ब्रैकेट BF3OH माइनस, ठीक है, BF3OF माइनस, तो प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH3 आयरन इंडिकेशन देखिए ये बना,